नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द मैथलीट वे पर। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैंने 51 यानी कि शगुन का जो नंबर होता है भाई 51 है ना, शगुन के 51 जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको मैंने तैयार किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आपके इस परीक्षा में आपको इनसे हटकर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे प्रत्येक चैप्टर के मैंने यहाँ पर तैयार करके आपके लिए ये वीडियो तैयार की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं पेपर में, उनसे हम अपने नंबरों की ग्रोथ किस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर आपके वो 20 नंबर पक्के हो गए तो आप अगर उधर 50 में से अगर आप 40 नंबर भी लेकर आ रहे हैं तब भी आपके 70 में से 60 नंबर हो जाएंगे, है ना। और उधर आपको 30 नंबर मिलेंगे तो वो 90 नंबरों के रूप में दिखेंगे। तो जब रिजल्ट में 90 नंबर दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है ना। तो इसके लिए जो हमें 20 नंबर हैं पहले वो पक्के करने पड़ेंगे और उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। और इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि अपना तो भला हो ही है और दूसरों का भी भला होना चाहिए। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने आसान प्रश्न हैं जो हमारे बार-बार पेपरों में आए हैं और इस बार भी उसी प्रकार के ही आसान प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें भी कोई संकोच करने की बात नहीं है। इस वीडियो से ही आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको पूरे-पूरे यहाँ से मिल जाएँगे। हो सकता है 1-2 के डिजिट चेंज हो, लेकिन वहाँ से और कुछ भी अलग नहीं आने वाला है ना? तो ये 51 प्रश्न जब आप देखेंगे और आपको जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो फिर वही यहाँ पर इस वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वही 20 नंबर लाने का केवल एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है कि आप पढ़िए, मेहनत करिए। इस वीडियो को देखिए आपको, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको कहीं और मिलने वाले नहीं हैं इकट्ठे। तो इन प्रश्नों को देखिए, करिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको डलवा दूँगा क्वेश्चन की, उसको देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है भाई? तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपने प्रश्न। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला जो हमारा प्रश्न है वो हमें दे रखा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें क्या करना है, 156 जो है उसके क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, देखो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होता है कि अगर हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो सबसे पहले हम 156 को यहाँ पर ऐसे लिखकर और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। किससे करेंगे भाई, 2 से। अभाज्य संख्या सबसे पहले कौन सी है, 2 ही तो है। तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 16 हो जाएंगे, तो 2 अट्ठे 16। फिर काट दो भाई 2 से, तो 2 तियां 6 और बताओ कितने बचे, 1 बच गए, 2 नियम 18। तो अब किससे जाएंगे भाई, अब ये जाएंगे 13 3 से, 3 एकम 3 और 3 तियां 9। अब किससे आएगा, 13 से। तो कुल मिलाकर जो अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए वो क्या हो गए, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2 हो जाएगी, गुणा में 3 और गुणा में 13। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे भाई 2 की घात 2 गुणा में 3 और गुणा में 13, कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई हमारा, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा या लासा क्या होगा। अब देखो भाई, लासा निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है ना। तो लासा एक तो हम इस तरह से भी निकालते हैं, तो उस तरह ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर जो हमें अगर यही प्रश्न मान लो 2 नंबर में आया तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे ही बता दूंगा आपको कि पहली बात तो ये है कि लासा निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला तरीका यही वाला है भाई, कौन कौन से, 15, 18, 24। या दूसरा तरीका क्या है, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है भाई कि मैंने यहाँ पर 15 लिख लिए और बताओ 15 को अगर हम तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसके करेंगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, तो ये आएगा 3 गुणा में 5। दूसरी संख्या बताओ कितनी है, 18। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये सवाल नंबर 2 के लिए चल रहा है ना। 18 के क्या होंगे, तो 18 के होंगे भाई 2 निम 18 है ना, तो 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अगली बताओ भाई, अगली संख्या क्या है, 24। 24 के क्या हो जाएंगे भाई बताओ, 24 को हो जाएंगे 12 दूनी 24, या फिर हमको क्या लिख सकते हैं, 8 तियां 24, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 8 और गुणा में 3। ठीक है भाई, अब ये हो गए। अब लासा निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, तो लासा निकालने के लिए सबसे पहला काम तो ये है, लासा के लिए क्या कि अगर 3 संख्याएं दे रखी हैं, है ना, तो उसमें एक काम करो क्या कि जो भी सबसे बड़ी घात है पहले उसको उठा लो। सबसे बड़ी बात मतलब कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो सबसे ज्यादा बार कितनी आ रही है भाई, 2 में बताओ सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है, 2 3 बार, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 2 की घात 3, या फिर 2 की घात 3 का मतलब 8 हो जाएगा, चलो बाद में लिखूंगा। दूसरी बात बताओ, 3 सबसे ज्यादा बात कितनी बार आ रहा है बेटा, 3, तो 3 देखो सबसे ज्यादा आ रहा है भाई 2 बार, 2 बार ही तो आ रहा है, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर भी, तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 को कितनी बार लिख दूंगा भाई, 3 को लिख दूंगा 2 बार, यानी कि 3 की घात 2। अब बताओ कौन सी संख्या रह गई, अब रह गया 5, तो भाई इसको हम कर ले रहे हैं। तो जरा बताओ भाई क्या करें, 2 की गुणा 3 बार कर रहे हैं, तो 2 की गुणा 3 बार मतलब 8, 8 पंजे 40
और यहाँ पर देखो 3 की घात 2 मतलब 9, 40 की गुणा जब 9 से करेंगे 9 चौक 36, यानी आंसर कितना आएगा 360। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दिया है कि HCF 252 और 594 का कितना है 18 है, तो हमसे एलसीएम हमसे पूछा गया है। तो हमें एक फॉर्मूला पता होगा, क्या पता होगा भाई, कि एलसीएम गुणा में HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो अब भाई देखो यहाँ पर इस सवाल को करने का सबसे आसान जो तरीका है, और इसकी हम आपको यहाँ पर ये ट्रिक भी समझ सकते हो क्या, कि अगर मुझे दो संख्याएं दे रखी हैं और उसका एचसीएफ दे रखा है, तो मुझे जो कुछ भी निकालना है उसे निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा करूंगा और 18 से भाग कर दूंगा, यानी कि 252 गुणा में 594 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 18 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो भाई, अब हम यहाँ पर क्या करें, 18 से काट देंगे, तो 18 से भाई काट दो, 18 से काटेंगे, पहले 18 से 252 काट देते हैं, तो 18 एकम 18 कितने बचेंगे भाई 7, 18 चौक 72, तो यही हो जाएगा 18 एकम 18, 7 बच गए, 18 चौक 72, तो ये कितने हो गए भाई 14 हो गए, है ना। अब 14 की गुणा किससे कर दो, 594 से। अब क्या हम 14 की गुणा करेंगे 594 से, तो देखो यहीं पर एक हमारा शॉर्ट तरीका आ जाता है, क्या कि देखो भाई 14 की गुणा अगर हम इससे करेंगे तो हम अब क्या देख रहे हैं कि देखो 3 जगह क्या आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, इकाई अंक 3 जगह क्या है 0 है। तो अगर मैं 14 की गुणा इससे करूंगा तो 14 चौक कितना आएगा 56, 56 का मतलब इकाई अंक क्या जाएगा 6। तो भाई इकाई का हम अब ऐसी संख्या ना देख लें जिसका इकाई अंक कितना हो 6 हो, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा यहाँ से टाइम भी बच गया और आंसर भी आ गया। कौन सा भाई 6 इकाई अंक इसी में तो आ रहा है, और अगर हमें मान लो सभी इसी तरह के दे रखे होंगे तो हमें गुणा करनी पड़ेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2 अंक निकालोगे गुणा करके तो आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है भाई, यहाँ पर बहुत आसान तरीका था इसको करने का, ये हमने करा दिया। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या क्या है। तो हमें परिमेय संख्या बतानी है। अच्छा बताओ परिमेय संख्या कौन सी होती है, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है कि जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है वो कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरी चीज, अगर अंडर रूट में कोई संख्या आ रही है और उस अंडर रूट वाली संख्या को हम हल कर पा रहे हैं तो हमारी वो परिमेय संख्या है, वरना वो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि अगर मैं अंडर रूट में 16 लिख दूं तो बताओ अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, तो 4 होता है, तो अंडर रूट 16 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। वरना अगर अंडर रूट 7 लिख दूं तो वो परिमेय संख्या नहीं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो बाकी सभी चीजें तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। हमें इन तरह के सवालों को करने के लिए, यानी बहुविकल्पी प्रश्न करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि आप ऑप्शन नंबर पहले से शुरू कर दो चेक करना, है ना। तो यहाँ पर बताओ, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये है a प्लस बी, ए प्लस बी का तो फॉर्मूला बनना है भाई, ये देखो ये a है और ये क्या है प्लस में b, यहाँ पर बताओ a है और ये क्या है माइनस में b, तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी माइनस बी, तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर पहले से ही a का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस b का स्क्वायर, a की जगह अंडर रूट 5। तो देखना भाई चौथे सवाल में कि अगर मैं यहाँ पर a का स्क्वायर लिखूंगा ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शन से अगर मैं a का स्क्वायर लिखूंगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और गुणा कर रहे हैं भी हम इसकी, है ना, और माइनस क्या आएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब मुझे बता दो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, माइनस के 7 और 7 में से 5 गए तो कितने बच गए, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 2 बचेंगे, है ना। तो ये हमारा माइनस का कितना आ गया 2। अब मुझे बताओ क्या -2 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो भाई सीधी सी बात है -2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो इसीलिए अब हमें दूसरी चीजें चेक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या, ये हमारी हो गई। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 के शून्यक है। अब देखो अगर ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता तो हम इसको क्या करते, तो हम इसके गुणनखंड करना शुरू कर देते, लेकिन ये तो बहुविकल्पी प्रश्न है और बहुविकल्पी प्रश्न में हम जितने कम से कम समय लेंगे उतना ही हमारा क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए रिटर्न के लिए उतना ही टाइम हमें बच जाएगा। दूसरी बात, कम समय में जब करोगे पहले से ही शुरुआत में सबसे पहले बहुविकल्पी कर लोगे तो तुम्हारे पास में पेपर को सॉल्व करने के लिए आगे प्रेशर नहीं रहेगा। वरना अगर लास्ट में बिल्कुल कर रहे हो तो समय कम है, अब जब समय कम है तो समय कम में हम क्या करेंगे भाई, इस पेपर को जब सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। क्यों, हम प्रेशर में चल रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है तो हम जल्दी में गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए जरा देखो बहुत आसानी से इन सवाल को हम कर सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि आप एक बार जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना सीख जाएंगे तो फिर कभी भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि ये सभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये करना है कि हम इन वैल्यूज को यहाँ पर रख के देख लेंगे, और जब रख के देखेंगे तो जहां पर हमें 0 मिल जाएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब रख के देखने के लिए हम क्या करें, तो देखो हम देख रहे हैं -1 यहाँ पर भी है, -1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। तो हम एक और दूसरी चीज बाद में चेक करेंगे, पहले मैं यहाँ पर पहले 1 रख के देखूंगा। अगर 1 हमारा सही है
तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक रख के देखूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक रख रहा हूँ तो एक का स्क्वायर बताओ कितना होगा, एक। यहाँ पर बताओ -2 गुणा में एक तो 2 हो गए, ठीक है, और यहाँ पर 3। तो जरा देखना भाई, एक रख रहे हैं हम, तो नंबर कौन से क्वेश्चन के लिए, 5 में के लिए। देखो भाई, एक रख रहे हैं तो एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर होगा -2 गुणा में एक, 2 गुणा में एक, माइनस में 3, माइनस में 3। अब जरा बताना भाई, एक का स्क्वायर एक आ गया, 2 एकम 2 आ गए, 2 और 3 5 हो गए। अब ये 5 हो गए कि 5 में से एक के 0 बचेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ना तो ऑप्शन ये वाला सही है और ना ही ऑप्शन ये वाला सही है। अब दो ऑप्शन हमने गलत कर दिए। अब हमें क्या करना है, किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर देखना है। अब देखो यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो हमें -1 तो चेक करना नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, अब 3 चेक कर देंगे। 3 अगर आ गया तो ये वाला सही है और वरना ये वाला सही है, ठीक है भाई। अब जरा देखो हम 3 को चेक करते हैं, तो हम 3 को चेक करने के लिए क्या करें बताओ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर। बताओ यहाँ पर माइनस के 2 और गुणा में 3, और यहाँ पर क्या लिखा है -3। बताओ भाई 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 2 तियां 6, माइनस के 6 और माइनस के 3। देखो माइनस के 9 और प्लस के 9 क्या आ गया, 0। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है भाई। तो समझ में आ गई। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी कर सकते हैं, है ना। इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने करके देख लिया। आप वहां पर पेपर पे साइड में ही वही सॉल्व करके देख लोगे और आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल, एक द्विघात बहुपदों के अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी। एक द्विघात बहुपद, अब बताओ द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो जितनी घात होगी, जितनी अधिकतम घात होती है उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या होती है। अगर एक घात का बहुपद है तो उसकी वैल्यू एक, उसके शून्य कितने होंगे, एक होंगे। अगर दो घात की बहुपद है तो उसके शून्य कितने होंगे, दो होंगे। तो इसका आंसर कितने आने वाला भाई, द्विघात बहुपदों की अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होगी, दो। अधिकतम संख्या कितनी होगी, दो। वैसे एक भी हो सकते हैं और कितने भी। अब अच्छा यहाँ पर एक बात और समझ लो, आपसे पेपर में हो सकता है कि इस तरह का ग्राफ बना के पूछ ले भाई। यहाँ पर मान लो इस तरह का एक ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ दे दिया। तो इस तरह के जब ग्राफ होंगे और आपसे पूछे इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें द्विघात बहुपद बताओ कौन सा है। तो द्विघात बहुपद हमारा मतलब क्या है, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो x को जितनी जगह काटेगा उतने ही उसके x के मान होंगे। अब बताओ x को यहाँ पर कितनी जगह काट रहा है, ये x को दो जगह काट रहा है, यानी कि इसमें x की, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होंगी, दो होंगी। ये x अक्ष को कितने जगह काट रहा है बताओ, x अक्ष को, तो यहाँ पर 3 जगह काट रहा है। अभी देखो एक ये वाला बिंदु हो गया, ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो इसमें x के मान कितने होंगे, 3। यहाँ पर देखो x अक्ष को काट ही नहीं रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर एक भी नहीं होगी। अब हमसे पूछेंगे द्विघात बहुपद कौन सा होगा, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, जिसमें ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह काट रहा हो, दो जगह काट रहा हो, तो वो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ये वाला। तो याद रखना, ग्राफ वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको भी आसानी से करते हैं। अगला देखिए भाई प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद k-1, और ये हमें दे रखा है कि शून्यकों में से एक शून्य कितना है, -3 है, और हमसे कह रहे हैं k का मान हमें बताना है। हमें एक शून्य यहाँ पर दे रखा है। अब एक शून्य दे रखा है तो हम क्या करने वाले हैं भाई, उस शून्य को इसमें रख देंगे, बराबर में 0 रख देंगे। यही सबसे आसान काम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखो k-1 को ऐसे रहने दो, k-1 को ऐसे रहने दो। x स्क्वायर दे रखा है और x की वैल्यू क्या दे रखी है, -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर। बताओ भाई प्लस में के गुणा में -3, एक्स का लिख देंगे हम -3, और प्लस में कितना आ गया भाई, 1 आ गया। अब बराबर में रख दो भाई, किसके बराबर 1 और बराबर किसके रख दो, इसको 0, ठीक है। अब जरा देखो k-1 तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा बताओ, चलो अब सॉल्व भी कर लेते इसको डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 है ना, तो -3 का स्क्वायर 9 रहेगा, प्लस का ही 9 रहेगा, तो 9 के, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 के, माइनस में कितने भाई, 9, प्लस में बताओ कितने आ गए, यहाँ पर बताओ भाई, प्लस के नहीं आएंगे, ये किसके हो जाएंगे, अब माइनस के हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 के, ठीक है। बताओ ये आगे -3 और प्लस का 1 और बराबर में 0। अच्छा -3 नहीं है, उनकी तो गुणा होगी माइनस की, और ये प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब जरा देखो भाई, 9 के ये है और 3 के ये हैं, कितने बचे, ये माइनस के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे भाई, 6 के हो जाए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 के, 9 के माइनस के 3 के, तो ये हो गए 6 के, माइनस के 9 प्लस का 1 कितने हो गए भाई, 8 हो गए, माइनस के 8 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर में प्लस के 8 हो गए। अब के की वैल्यू कितनी आएगी, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 और बटे में 6, 8 बटे में 6 तो आ जाएगी भाई के का मान। अब 8 बटे में 6 का मतलब 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 2 3 6, यानी कि 4 बटे में 3। अब देख लो भाई 4 बटे 3 प्लस की वैल्यू है ना, 4 बटे 3। अच्छा वैल्यू एक बार चेक कर लेते, प्लस की आएगी, हाँ बिल्कुल प्लस की आएगी, तो प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, 4 बटे में 3। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने अपने ये 7 क्वेश्चन कर लिए। अब इधर देखते हैं भाई, इधर वाले क्वेश्चन को, नंबर 8। 8 में क्या दे रखा है,
एक रैखिक समीकरण है युग्म है और 4/3x प्लस के 2y और बराबर में 8 और यहाँ पर 2x प्लस में 3y बराबर में 12 है कि हलों की संख्या कितनी होगी। अब जरा बताओ, हलों की संख्या को बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको लिख देता हूँ भाई। हलों की संख्या बताने के लिए हमने क्या पढ़ी थी, हमने 3 चीजें पढ़ी थी। वहां पर क्या क्या पढ़ा था बताओ। हमने सबसे पहली चीज जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी यदि a1 बटे में a2 बराबर हो किसके, b1 बटे में b2 के, वो बराबर नहीं हो तो हमारा क्या होगा। दूसरा हमने पढ़ा था कि a1 बटे में a2 बराबर हो b1 बटे में b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो किसके, c1 बटे में c2 के। दो गई। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी बताओ, तीसरी चीज पढ़ी थी अगर a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2 के और ये बराबर है c1 बटे में c2 के। तो इन तीनों कंडीशन के लिए क्या क्या वैल्यू आती थी जरा देखो। अगर ये कंडीशन है तो इसके लिए जो हल होते थे वो कैसे होते थे, अद्वितीय, है ना, अद्वितीय, क्योंकि ये रेखाएं क्या करती थी, आपस में प्रतिच्छेद करती थी। ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती थी। और अद्वितीय का मतलब क्या होता है, इसके केवल कितने हल होंगे, एक हल। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। ठीक है भाई, चलो। अगर ये वाली कंडीशन आ जाए, ये दोनों चीजें बराबर आ जाए, तो हम क्या लिखते थे, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, यानी कि शून्य हल, है ना, शून्य वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कोई भी हल आएगा ही नहीं। और ये रेखाएं क्या होती थी, एक दूसरे के समांतर होती थी। तो ये बात भी हमें साथ के साथ याद रखनी है, कभी भी ऑब्जेक्टिव में हमसे ये भी पूछा जा सकता है। तीसरी चीज जो है वो क्या है भाई, a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे b2 में। अगर ये तीनों चीजें बराबर हों, जब बराबर हों तो इसके क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, अनंत हल। और अनंत हल आते कब हैं, तो उसकी एक कंडीशन क्या रहती है कि रेखाएं कैसी हों, समपाती हों, है ना। तो ये हमारी 3 कंडीशन थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इन्हीं से हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा कि हमें जो समीकरण दे रखी है हम उसको देखेंगे। इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ दे रखा है 4/3, a1 की वैल्यू x का गुणांक क्या कहलाता है, a1, इस वाली x का गुणांक क्या कहलाता है, a2। तो ये आएगा 4/3 और बटे में 2, ठीक है, यानी कि 4/6 हो गया। यहाँ पर तो अभी क्या है, 2/3। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मैंने इनको बराबर रख के देखा, तो ये बराबर रख के देख रहे हैं। मैं यहाँ पर साइड में इस वाली जगह पर बराबर रख के देख रहा हूँ। चलो यहाँ पर रख के देख लेंगे, जरा बताओ भाई क्या है। 4/3 के बटे में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 4/3 बटे में 2 लिख रहे हैं, यानी कि 4 बटे में कितने हो जाएंगे, 6। और 4/6 का मतलब 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, ठीक है। दूसरा वाला देखो भाई क्या रहा है, 2/3, ये भी भाई 2/3 आ रहा है। तीसरा वाला बताओ क्या रहा है, 8/12, और 8/12 को अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, वैसे तो ये माइनस के आएंगे तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यानी कि तीनों ही चीजें इसमें कैसी आ गई, बराबर। ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। और जब भी तीनों चीजें बराबर आ जाएंगी तो अभी अभी हमने क्या लिखा है, उसके कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगली वैल्यू क्या है, अगली वैल्यू यहाँ पर हमें सवाल दे रखा है और हमसे कहना है भाई इसकी वैल्यू 7/3 है, तो हमसे कहना है x अनुपात y बताना होगा, हमें x अनुपात y का मान बताना होगा। तो x अनुपात y बताने के लिए मैं यहाँ पर इसको नीचे सॉल्व कर देता हूँ, मेरे ख्याल से भी दिख जाएगा सभी को। x अनुपात y का मतलब क्या होता है, x अनुपात y का मतलब होता है x/y का मान। अब x/y का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इनकी तिरछी वाली गुणा कर देंगे। जब तिरछी गुणा करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा भाई, यहाँ से 3 की गुणा ऐसा करेंगे तो 3 3 9x हो जाएगा भाई, 9x। 3 पंजे 15y प्लस में 15y, ठीक है। यहां पर करो भी बताओ, 7 की करेंगे तो 7 तियां 21x, तो ये बराबर में आएंगे 21x। 7 पंजे 35y माइनस के 35y, ठीक है। चलो अब देखो आगे, आगे हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं 21x को इधर ले आऊं तो इधर आके किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। और 21 में से 9 गए तो 12 बचेंगे, किसके बचेंगे, माइनस के। तो यहां पर बच जाएगा भाई माइनस के 12x, माइनस के 12x, ठीक है। 15 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। और 15 और 35 अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 50 हो जाएंगे। और 50 किसके हो जाएंगे, ये भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 50y। अब जरा देख लो भाई, माइनस से क्या कटेगा, माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 12 बटे में इधर जाएंगे और x बटे बाई हो जाएगा। तो ये आएगा भाई x और बटे में बाई बराबर में 50 और बटे में 12। अब बताओ भाई किससे कट रहे हैं, ये 50 किससे कट रहा है, तो ये 50 कटेंगे भाई कितने से, 2 से ही कटेंगे, और तो किसी से कटेंगे नहीं। अब 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ 2 छंग 12, यानी कि आंसर आएगा 25 और बटे में 6। और 25 बटे में 6, बटे का मतलब अनुपात होता है, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा, 25:6। ठीक है भाई, इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि k के किस मान के लिए
समीकरण युग्म, ये दो समीकरण युग्म दे रखे हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखो अभी अभी हमने देखा था कि अनेक हल कब आते हैं, अनेक हल आते हैं तब, यानी कि अनंत हल या अनेक हल कब आते हैं, तीनों चीजें कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तीनों चीजों को बराबर कर दे रहे हैं। तीनों चीजें कौन कौन सी बराबर, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, जरा देखो हम इसको क्या कर रहे हैं कि जरा देखो 2/4 कर रहे हैं हम, 2/4 बराबर किसके होगा बताओ, 3 में के, 3 और बटे में के, है ना। अब भाई देखो तीसरी चीज को बराबर करने की क्या जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता जरूरत है, क्यों, यहीं से हमारा के का मान आ जाएगा। अब के का मान भी तो निकालना है हमें केवल, तो देखो 2 दूनी 4, 1/2, 2 की गुणा 3 से करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से के का मान आ जाएगा भाई 6। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। अब देखो इस वाले समीकरण को कहीं वहां पर पेपर में तुम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये सवाल हमारा उस तरह से हमें करना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान तरीके से करेंगे। कैसे, हम यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेंगे, जो भी इन ऑप्शन में से जो भी वैल्यू इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं और y की वैल्यू 2 रख दूं तो माइनस के 2 बचेगा। अब माइनस बराबर में कितना है, प्लस के 2, तो ये तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अच्छा अगली वैल्यू देखो, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं और y की जगह 0 रख दूं तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 बराबर 2 के सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें बी ऑप्शन क्या हो गया भाई, सही हो गया। चलिए और भी ऑप्शन रख के देख लेते हैं, कहीं ये लगे भाई अगला तो सही नहीं है कहीं। तो देखो 4 में से 2, 4 x की जगह 2 y की जगह, 4 में से 2 गए 2, अरे ये तो भाई सही आ गया। लेकिन अगला चेक करेंगे, अभी देखो 4 प्लस 2, 4 और 2 6, यहाँ पर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ही सही होगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, अगला 12वां प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। अब इसके लिए भी कहीं ये मत करने बैठे कि संख्या मान ले हमारा पहली संख्या बराबर है x, है ना, इस तरह से सवाल की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें क्या करना है, बहुत शॉर्ट तरीके से करना है, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हमें उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आपका आंसर सही होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो जरा देखो भाई यहाँ पर क्या है कि हमें दो संख्याओं का योगफल बताना है 8 और उनका अंतर बताना है कितना, 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दो संख्याओं का योगफल, अब देखो यहाँ पर देख लो योगफल 8 होना चाहिए, तो देखो 6 और 2 8, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 1 और 2 3, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, बाकी के तीनों हो सकते हैं, है ना। लेकिन आगे बताओ, आगे कह रहे हैं उनका अंतर कितना होना चाहिए, 2, यानी कि उनको घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। अब देखो क्या 6 में से 2 गए 2 बचेंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 4 बच रहे हैं। क्या 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, बिल्कुल सही। क्या 7 में से 1 गए 2 बचेंगे, बिल्कुल नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, इसका बी ऑप्शन सही हो गया, है ना। 5 में से 3 गए 2 बच रहे हैं, 5 और 3 8 होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 5x² माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। अब देखो मूलों का योग, तो मूलों का योग का फॉर्मूला हम जानते हैं, हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, कौन से, एक तो मूलों का योग और एक मूलों का गुणनफल। मूलों के योग का फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको दिख रहा भी तो अच्छी बात है। जरा देखो मूलों का योग, योग का फॉर्मूला क्या था, योग का फॉर्मूला था माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही था भाई। और अगर हमें योग की जगह गुणनफल पूछा जाता तो गुणनफल का क्या फॉर्मूला था भाई, तो गुणनफल का फॉर्मूला था भाई अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई, अब देखो हम यहाँ पर इन्हीं के प्रयोग से हम इस सवाल को कर लेंगे, यानी कि हमें मूलों का योग चाहिए था, तो हमने क्या करा भाई, हमने देखा भाई माइनस एक्स का गुणांक बताओ, तो एक्स का गुणांक कितना है, माइनस के 3 है, और यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब एक्स का गुणांक 3 हो जाएगा प्लस का। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक 5 है भाई, तो ये बटे में 5 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 3/5। यानी कि इस प्रश्न के लिए हम देख रहे हैं भाई ये कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप हमसे योगफल की जगह गुणनफल पूछ लेता तो हम आंसर क्या देते, तो हमें दे रखा भाई अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस समीकरण में अचर पद बताओ कौन सा है, 2 है, तो यहाँ भाई 2 लिखते और बटे में 5, तो इसका आंसर कितना होता, 2/5। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से भाई हमने अपने बहुविकल्पीय हल कर लिए। यानी कि अब इस वाले जो पार्ट आप क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर बोर्ड पे जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनमें हमारे कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, इसमें आ गए हमारे पहले चैप्टर के आ गए, दूसरे चैप्टर के आ गए और तीसरे चैप्टर के आ गए, है ना। तो 3 चैप्टर के हमने अभी तक क्या कर लिए, इनको कवर कर लिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। ठीक, चलिए भाई शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न दे रखा है वो है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। अब देखो यहां से हम सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर किसी द्विघात समीकरण के
हमें मूल बताने हो, उन मूलों की प्रकृति बतानी हो, तो हम क्या निकालते हैं, तो हमें निकालने की जरूरत पड़ती है विविक्त कर की। किसकी भाई? विविक्त कर। अब जरा देख लेना भाई, विविक्त कर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। आगे प्रश्न में भी विविक्त कर भी पूछा गया है, तो हम उसका भी ध्यान रखना है कि हमें विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा देखो, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की या किसी भी चीज की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारी उसमें तीन पॉसिबिलिटी होती है। किसी भी चीज की जब वैल्यू निकलती है उसकी तीन पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो बड़ा हो जीरो से। अगर बड़ा जीरो से, इसका मतलब वो मान कैसा आएगा, धनात्मक, है ना, ठीक है। दूसरी जो इसकी कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, वो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आ जाए वो कैसा आ जाए भाई, वो जीरो के बराबर आ जाए। और तीसरी जो हमारी इसकी पॉसिबिलिटी है वो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आ जाए। और नेगेटिव कैसे दर्शाते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो किससे, जीरो से। अब जरा देखो कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है तो जो इसके मूल होंगे या शून्यक होंगे वो कैसे होंगे, वो वास्तविक होंगे। वास्तविक और कैसे होंगे भाई, भिन्न होंगे। तो ये हमको बात याद रखनी है कि मूल यहां पर वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, भिन्न होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो बराबर आ जाए जीरो के, तो भी मूल कैसे होंगे भाई, वास्तविक होंगे। और साथ में कैसे होंगे, समान होंगे या फिर बराबर होंगे, है ना। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान होंगे। यानी कि अगर एक मूल दो आया तो दूसरा भी कितना आएगा, दो ही होगा। तीसरी कंडीशन कि अगर यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निगेटिव आ जाए तो यहाँ पर जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक। और इसको हम और क्या तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, काल्पनिक होंगे या फिर वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर ये तीन कंडीशन समझ गए हो तो अब हम क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो क्या है भाई, बताओ। यहां से आगे हमारा प्रश्न चलेगा कौन सा भाई, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है कि हमसे ये कह रहे हैं कि इसके मूल समान है तो हमें के का मान बताना है। अगर मूल समान है तो सीधी सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर। अब पहले तो एबीसी समझ लेना भाई क्या होते हैं। तो इसकी तुलना हम करते हैं किससे भाई, एक जो व्यापक समीकरण होता है इसका, कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करते हैं। इससे जब तुलना करेंगे तो बताओ, ए की जगह क्या जाएगा, 3, बी की जगह कितना जाएगा, 6, माइनस का 6, और सी की जगह कितना जाएगा, के। तो यही मान हम यहाँ पर रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अब देखो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा भाई, जीरो के बराबर, क्योंकि मूल कैसे हैं, समान दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह बताओ बेटा कितना है, 3, और सी की जगह कितना है, के। और ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अब देख लो 6 छंग कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 12 के हो जाएंगे और बराबर में जीरो। यहाँ से आगे सॉल्व करो भाई, तो 12 के इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेंगे, केवल 36, और 12 तियां 36। तो इस तरह से के का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हमसे कह रहे हैं कि 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 का विविक्त कर बताना है। तो अगर इसका विविक्त कर बताना है तो सीधी सी बात, हम ए बी सी की तुलना हम कर लेना है यहाँ पर। तो देखो, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस के 2 और सी की वैल्यू 1/3। तो बताओ भाई फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो बी की जगह कितना है, माइनस के 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर लाएगा, माइनस 4, ए की जगह बताओ कितना है, 3, और सी की जगह कितना है भाई, 1/3। तो अब देख लो 1/3 से ये 3 कट गए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में, और यहाँ पर 4 माइनस के, 4 माइनस 4 कितने हो गए, 0 हो गए। तो ये इसका ऑप्शन हमारा ए हमारा इसका सही हो जाए, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 बराबर में 0 के मूल हैं। हमें इसके मूल बताने हैं भाई कैसे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, विविक्त कर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई हम यहाँ पर भी निकाल दे रहे हैं। नंबर 16, बताओ भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर जब माइनस 4ac निकालेंगे तो देखो, बी की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस 4, ए की जगह 3 और सी की जगह 3। अब जरा देखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 तियां 9, 9 चौक 36। अब 36 में से 25 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस के बचेंगे। और जब भी संख्या माइनस की बचती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा होगा किससे, जीरो से, तो हमारा भाई बताओ मूल कैसे होंगे इसके, काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक को हम और क्या बोलते हैं, कि वास्तविक नहीं होंगे। तो बताओ भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वास्तविक नहीं।
अगला प्रश्न, अब यहाँ से हमारे 5वें चैप्टर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये हमारे 4 तक के समाप्त हो गए, है ना। अब जब बताओ भाई 5वें चैप्टर क्या है, समांतर श्रेणी। अब उसमें कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी में हमें दे रखा है और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, सारवांतर ज्ञात करना है। तो भाई देखो, सारवांतर ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, तो हमें पता है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं कि सारवांतर को हम किससे लिखते हैं, सारवांतर को डी से लिखते हैं। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो। दूसरा पद कौन सा है भाई, 1 है। पहला पद कितना है, 3 है। तो 1 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, माइनस 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, यहाँ पर ये गलत है भाई, ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखो अंडर रूट दो अंडर रूट दो, 3 अंडर रूट दो, ये हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमसे कह रहे हैं कि भाई इसका 10वां पद बताओ क्या होगा। तो 10वां पद जरा देखो ध्यान से देखना भाई, हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितना आसान प्रश्न बन जाएगा। पहला पद क्या है, अंडर रूट 2, यानी कि 1 अंडर रूट 2 है। दूसरा क्या हो गया, 2 अंडर रूट 2। तीसरा क्या हो गया, 3 अंडर रूट 2। चौथा क्या होता है, 4 अंडर रूट 2। तो ऐसे 10वां पद क्या हो जाएगा, 10 अंडर रूट 2। तो आंसर तो इसका कितना आएगा भाई, 10 अंडर रूट 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में भाई 10 अंडर रूट 2 कहीं पर भी नहीं दे रखा है। अब जब 10 अंडर रूट 2 नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई अंदर जाएगा, ये 10 अंदर जाएगा तो 10 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। अब 100 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 200। तो अंडर रूट में 200, इसको और हम क्या लिख सकते हैं भाई, अंडर रूट में 200। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर दोबारा सॉल्व करोगे तो फिर से क्या जाएगा, 10 अंडर रूट 2। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इससे, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो इसी प्रकार का भी प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में 3 दे रखी है, हमें 3 प्लस अंडर रूट 2 दे रखा है, 3 प्लस 2 अंडर रूट दे रखा है, इसका भी सारवांतर बताना है। अब सारवांतर का मतलब क्या होता है, तो अब ये भी हमने देखा भी, सारवांतर का मतलब क्या होता है कि दूसरे पद में से कौन सा पद माइनस करना है, हमें पहला पद माइनस करना है। तो देखो हम आराम से निकाल पाएंगे भाई। देखो दूसरा पद कितना है, यहाँ पर दूसरा पद दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 2। तो ये दे रखा है हमें दूसरा पद 3 प्लस अंडर रूट 2। इसमें से कौन सा पद माइनस करना है हमें, पहला पद कितना है, 3 है। तो ये माइनस 3 कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा भाई, अंडर रूट 2। तो हमें इस प्रश्न का आंसर कितना मिल गया भाई, अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है ना, इसका डी ऑप्शन ठीक है। आगे देखो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है और हमसे कह रहे हैं इसका 30वां पद हमें बताना है। कौन सा पद बताना है, 30वां। अब देखो इसके लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो हम फॉर्मूले को लिखने से पहले हम ज्ञात कर लेते हैं हमें दे क्या रखा है। हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है यहाँ पर। अब जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद क्या है, 10। और पहले पद को हम लिखते किससे, ए से लिखते हैं भाई। ए की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। दूसरा पद जरूरत नहीं है कोई, अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। डी का मतलब सारवांतर। अब डी कैसे निकालते हैं, अभी भी निकाले थे 2 क्वेश्चन में। कौन सा भाई, 7 में से 10 माइनस कर दो। 7 में 10 जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेंगे। तो यहां से जो डी का मान आएगा वो आएगा माइनस के 3। अब देखो हमें कौन सा पद निकालना है, हमें निकालना है 30वां पद। अब हमें फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए क्या, कि जिस भी पद को हमें ज्ञात करना है तो हम करेंगे क्या, फॉर्मूला आएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 का मतलब क्या है कि जो भी पद ज्ञात करना है उससे एक कम का पद लिख दो। यानी कि a प्लस, अगर हमें 30वां निकालना है तो हम 29d लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30वां पद, यानी कि a30 बराबर क्या हो जाएगा भाई, a प्लस कितने डी, 29d। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है भाई 10। किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह, 29d। तो यहाँ पर आ गया 29। और d की वैल्यू बताओ भाई कितनी है, माइनस के 3 है। तो यहाँ पर देख लो भाई, गुणा कर लेते हैं। 3 निम 27। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखो ऊपर क्या हो गया भाई, ये 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब कितने होगा, 87, माइनस के 87। और 87 माइनस के हैं, 10 के प्लस है तो ये घटेंगे। और 87 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 77 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले चैप्टर यानी कि त्रिभुज के, है ना। अब आप देख रहे हैं भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न में लगाए हैं जो कि हर बार आपके प्रश्न में आए हैं, प्रश्न पत्र में आए हैं ना, हर बार पेपर में आ रहे हैं। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और इनको आप आसानी से करके 18 से 20 नंबर अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत पूरी वीडियो आपको देखनी है और बहुत ध्यान से समझते जाइए। और मैं इसकी आपको पहले बता दिया था, इन जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनकी आपको पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए, 2 आकृतियां हमको दे रखी हैं। 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको 2 परिभाषाएं बता रहा हूं। पहली परिभाषा मैं आपको बताऊंगा भाई सर्वांग सम की। सर्वांग सम की परिभाषा क्या होती है, सर्वांग सम की परिभाषा होती है कि उनकी आकार भी समान होता है और उनकी जो आमाप होती है वो भी कैसी होती है, समान होती है। ऐसी आकृतियां कैसी कहलाती हैं, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। यानी कि जिनकी आमाप
और आकार दोनों ही कैसे हो, समान हो, तो वो कैसी कहलाएंगी, सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। और ऐसी आकृतियां जिनके आकार तो समान है लेकिन आमाप आवश्यक रूप से समान नहीं है, यानी आकार तो समान है लेकिन आमाप की जरूरत नहीं है कि वो समान हो ही हो, समान नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। उनके असल में आमाप जो होती है, उनकी भुजाएं होती हैं, वो समानुपाती होती हैं। तो ऐसी जो आकृतियां कहलाती हैं वो कहलाती है समरूप आकृतियां। अब हम अपने प्रश्न को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं आकृतियां जिनके आकार समान है किंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो। अब आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो वो आकृतियां कैसी होती है, हमारी समरूप आकृतियां होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, समरूप आकृतियां, कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखो आगे अगला जो प्रश्न है, क्योंकि देखो इसी प्रकार के पेपर में प्रश्न बहुत ज्यादा आए थे तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक प्रश्न इसका ले लिया है। क्या है भी बताओ, कि आकृति हमें दे रखी है और हमसे कह रहे हैं कि डी समांतर है बीसी के, एडी बराबर है 3 और बीडी बराबर है 4 सेंटीमीटर, डी 6 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहे हैं कि बीसी की माप हमें ज्ञात करनी है। अब देखो जरा ध्यान से इस चित्र को समझना। यहाँ पर देखो जो ये हमें दे रखा है कि डीई और बीसी दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। और अगर ये समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहां पर देखो बता रहा हूं आपको, इसको हटाकर ये थोड़ा सा चिन्ह हटा देता हूं। यहां पर देखो अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समांतर है, इसका मतलब मैं यहां पर दो त्रिभुजों को आपको बता रहा हूं। दो त्रिभुज कौन से, एक तो ये त्रिभुज पूरा हो गया ए बी और सी, कौन सा भी त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपना 22। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दो त्रिभुजों के बारे में, एक तो कौन सा त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए डी ई। तो आपको केवल इन दोनों त्रिभुजों पर ध्यान देना, ए डी और ई। इन दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, क्योंकि कौन से कोण है, ये संगत कोण है ना। और इधर वाला कोण बराबर होगा इधर वाले कोण के, ये भी संगत कोण है। और अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाए तो वो कैसे त्रिभुज कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये दोनों आकृतियां कैसी हो गई, समरूप हो गई। और अगर ये आकृतियां समरूप हैं, इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि भाई इस ए बी का अनुपात, इस त्रिभुज में कौन किसका अनुपात, ए बी का, किसके साथ में बनेगा, एडी के साथ में, ठीक है। और बीसी का अनुपात किसके साथ में भाई, डीई के साथ में। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये भाई समरूप त्रिभुज है, तो समरूप आकृतियों के संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। अगर मैं समरूप त्रिभुज की बात करूं तो, है ना, ये सब पहले से जानते हैं हम। अब जरा देखना, ध्यान देना भाई इसमें क्या, कि हमें ए बी की वैल्यू नहीं पता है लेकिन हमें इन दोनों की, ये 3 है ये 4 है, तो पूरी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 7 हो जाएगी। पूरी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। साथ में एडी, एडी का मान तो भाई दे ही रखा है, एडी का मान कितना दे रखा है भाई, एडी के 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये बटे में कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। सही है भाई। अब आगे देखो बराबर में बीसी, बीसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, बीसी की वैल्यू हमें निकालनी है। और डीई का मान कितना दे रखा है, डीई का मान 6 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डी का मान 6 लिख दूंगा। अब देखो आप 3 से कट गए दी 2 बार, 3 दूनी 6, 2 की गुणा 7 से हो जाएगी, तो ये जो बीसी का मान आ जाएगा, बीसी का मान आ जाएगा भाई 14 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया भाई, है ना। बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा भाई, है ना। और अगर समझ में आ रहा है तो देखो पेपर हमारा कल परसों में पेपर है ही, तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे, ठीक है भाई, जिससे कि तुम्हारा भी फायदा हो और दूसरों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। और साथ में थोड़ा हमारा भी हो जाएगा हमारा मतलब क्या फायदा, अभी देखो क्योंकि चैनल की स्टार्टिंग है तो अभी फायदा क्या है कि लोगों तक पहुंचेगी, है ना, द मैथलीट पे, आप सब मैथलीट्स हैं तो उन तक ये हमारा चैनल पहुंचेगा, यही फायदा है भाई फिलहाल तो। अगला प्रश्न, बिंदुओं 5,0 माइनस के 12,0 के बीच की दूरी बतानी है, हमें इनके बीच की दूरी बतानी है। अच्छा, बीच की दूरी का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, तो नंबर 23 सवाल के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बीच की दूरी, मैं बीच की दूरी पूरी ना लेकर मैं डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ डी, है ना, डी होती है डिस्टेंस। देखो तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर क्या अंडर रूट। वैसे जरा देखना ध्यान से, क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है तो माइनस कॉमन लेकर हम यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलो देखो अब जरा देखो x2 कितना है, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12 है ना। और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 5 है, तो माइनस के 12 और 5 कितने हो गए बताओ, 22 के 12 और 5 कितने हो गए, 17। तो यहाँ पर जाएगा भाई माइनस के 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो ये वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0 रहेगा, तो अंडर रूट में कुल मिलाकर यही बचेगा। और माइनस के 17 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो ये हो जाएगा 169। और इसका मतलब वो सॉरी, एक माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 289 आ गया। और 289 का जब रूट करेंगे तो फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी,
17 ही आ जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ से जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 17। अब देखो मैंने इसका केवल एक ही प्रश्न लिया है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होंगे जो कि अब आप आराम से कर लेंगे इसी फॉर्मूले के सहायता से। अगला देखिए भाई कि यदि बिंदु हमें दे रखे हैं माइनस के 6,5 और एक क्या है माइनस के 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना है a/3 और 4 है। ठीक है भाई, a/3, 4 इसका मध्य बिंदु दे रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें a का मान बताना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना कि जो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अभी बताओ, कि मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो हमें बिंदु मध्य बिंदु दे रखे हैं तो वो तो हम लिख ही देंगे। अगर मान लो x और y दे रखे हैं, है ना, x और y दे रखे हैं मान लो मध्य बिंदु, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 और बटे में 2। ये होता है भाई मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब इसमें हम तुलना कर लेते हैं और तुलना करने का मतलब ये वाला बिंदु इसके बराबर होता है पहले वाले के और दूसरा वाला बिंदु दूसरे वाले के बराबर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर हमें a की वैल्यू बतानी है और a हमारे पहले वाले में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर दूसरे की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें केवल पहले को सॉल्व करना है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो a/3 है इनकी पहला वाला बिंदु x1 a/3 किसके बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे में 2 की। x1 की वैल्यू बताओ भाई माइनस के 6, x2 की वैल्यू बताओ माइनस के 2, तो जाएंगे माइनस के 6 और प्लस आता लेकिन क्योंकि वो माइनस है तो माइनस के 2 और बटे में कितने 2, 6 और 2 कितने हो गए भाई 8 आ गए, माइनस के 8 और बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, तो आंसर कितना आएगा। और a/3 बराबर किसके आ गए माइनस के 4 की, a/3 बराबर है माइनस के 4, 3 चौक 12, यानी आंसर कितना आएगा माइनस के 12। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया भाई माइनस के 12। याद रखना ये हमने ऑब्जेक्टिव के लिए ही इतना आसान तरीके से यहाँ पर कराया है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये वीडियो है उसी के लिए बन रही है, तो यहाँ पर आप आराम से कम समय लेकर इनको सॉल्व कर पाए। तो ये बात याद रखना भाई, है ना। कहीं लॉन्ग मेथड में भी इसी को तो लॉन्ग मत करना इसे। अब देखो हमसे कह रहे हैं कि बिंदु हमें ये दे रखे हैं और किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखो आपको चतुर्थांश पहले से पता होंगे और नहीं पता है तो आज देख लो भाई। ये हमारे क्या होते हैं चतुर्थांश, ये कहलाता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये वाला होता है चौथा। तो ये 4 चतुर्थांश हमारे होते हैं। पहले वाले में दोनों x और y दोनों के निर्देशांक पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में x का निर्देशांक नेगेटिव होता है और y का कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में दोनों निर्देशांक किसके होते हैं बेटा नेगेटिव होते हैं, और चौथे वाले में x का तो पॉजिटिव होगा लेकिन y का किसका होगा भाई नेगेटिव होगा। अब देख लो यहाँ पर जो हमें बिंदु दे रखा है वो क्या है, तो इसमें x का नेगेटिव दे रखा है y का पॉजिटिव दे रखा है। अब देख लो x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव कौन से चतुर्थांश में, दूसरे वाले में, यानी कि इसका कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बार बार हमसे पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसकी केवल शकल सूरत बदल देते हैं, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है। तो हमें इस पर बहुत ध्यान रखना है। क्या हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें x अक्ष से इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बताओ, तो जरा बताना भाई कि मैं यहाँ पर ये लिख दिया मैंने। अब x अक्ष ये वाली अक्ष तो x अक्ष है, अब x अक्ष से मुझे क्या बतानी है दूरी बतानी है, x अक्ष से दूरी मतलब इस बिंदु की। अब जरा देखो मान लो ये जो बिंदु है वो माइनस के 3,4 यानी कि भाई माइनस के 3 है प्लस के 4 है, कौन से चतुर्थांश होगा दूसरे में। मान लो ये बिंदु यहाँ पर है भाई, ये है बिंदु माइनस के 3 और कॉमा में 4, ये बिंदु है हमारा। अब इसकी x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष यहाँ पर है, इससे दूरी ये वाली दूरी तो x अक्ष से वाली दूरी कहलाएगी, और ये वाली दूरी होती किसकी है y अक्ष की, तो दूरी है ये वाली। और अगर हमसे किसकी पूछते y अक्ष से, देखो ये वाली x अक्ष है और ये वाली y अक्ष है, अगर हमसे पूछते y अक्ष से दूरी बताओ तो हम कौन सी दूरी बताते, ये वाली बताते। यानी मूल बिंदु से y अक्ष x अक्ष की तरफ कितनी दूरी चली, वो y से दूरी कहलाएगी, और x अक्ष से y की तरफ कितनी दूरी चली, वो x अक्ष की दूरी कहलाएगी। अब बताओ x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, तो देख लो भाई y पर निर्देशांक कितना चला है, तो y का निर्देशांक कितना है 4। तो अगर हम y x अक्ष से दूरी निकालेंगे तो हमेशा कौन सा निर्देशांक बताएंगे, y का निर्देशांक। लेकिन याद रखना दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो दूरी हमेशा धनात्मक होगी। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता भी तो भी आंसर कौन सा होता, पॉजिटिव वाला सही होता। अभी यहाँ पर आंसर कितना है भाई, क्योंकि x अक्ष से दूरी पूछी है तो हम y का निर्देशांक देखेंगे केवल, वो आंसर वो कितना है बेटा सी, यानी कि 4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगर इस सवाल में हमसे पूछा जाता कि भाई इसकी बाई अक्ष से दूरी बताओ, तो हम कौन सा देखते हैं, बाई अक्ष से, यानी कि जिस अक्ष का यहाँ पर नाम लिखते हैं उसके दूसरे वाला निर्देशांक देख लो। x दे रखा है तो बाई का निर्देशांक देखो, अगर बाई दे रखा होता तो x का निर्देशांक देखो, और x का निर्देशांक था कितना माइनस के 3। अब निर्देशांक है लेकिन दूरी कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, तो इसलिए आंसर कितना आता है इसका 3 आता। ठीक है भाई, अगर हमसे इसमें बाई अक्ष से दूरी पूछी जाती तो। ठीक है, तो यहाँ भाई आंसर कितना है इसका, सी ऑप्शन है भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना भाई सब समझ में आ गया, है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमें दे रखा है, यदि 3 cot a बराबर 4
तो हमें sec a का मान निकालना है ना। तो देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके अपनाएंगे। एक तो ये है कि हमें अगर ट्रिपलेट याद होंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ट्रिपलेट कौन से, तो मैंने एक त्रिकोणमिति वाले चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, तो उसको आप देखना, तो वहां पर आपको ट्रिपलेट समझ में आ जाएंगे, है ना। वहां पर ही ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और वैसे भी त्रिकोणमिति की तो मैंने पहले से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं। चलिए देखिए भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27 जरा देखो, 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है, तो मैं 3 को अगर नीचे पहुंचा दूं तो कॉट ए बराबर कितना जाएगा, 4/3। कॉट ए बराबर 4/3, और कॉट का फॉर्मूला सभी जानते हैं, क्योंकि tan का जानते हैं, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा भाई, आधार और बटे में लंब। सही है भाई। कर्ण निकालना है, तो वैसे भी हम जानते हैं कि भाई 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर मुझे कर्ण निकालना होगा तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। और अगर आप ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे समझ लो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितने हो गए, 25। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। हमें सेक का फॉर्मूला बताना होना, तो भाई सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेक थीटा बराबर, बताओ क्या होगा, सेक का फॉर्मूला होता है भाई, कॉस का क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है। अब देख लो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5। कर्ण की वैल्यू अभी हमने बताई कितनी है, 5, और आधार की वैल्यू कितनी है, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, 5/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 5/4। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर अगर 2 दे रखा है तो हमें थीटा का मान बताना होगा। तो भाई देखो सेक में जो 2 मान होता है वो किसका होता है, तो अगर आपको 2 याद ना हो तो आप कॉस की वैल्यू याद कीजिए। कॉस की वैल्यू कितनी, 1/2। अगर सेक की वैल्यू 2 है तो कॉस की वैल्यू 1/2। तो कॉस की वैल्यू 1/2 बताओ किस पर होती है, तो ये वैल्यू जो होती है वो होती है 60 डिग्री पर। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो ऐसे ही सेक 60 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब कितनी डिग्री पर होगा वैल्यू, ये 60 डिग्री पर होगी, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न देखो भाई, 29 नंबर, क्या कह रहे हैं भाई, ये हमें दे रखा है, हमें बताना है किसके बराबर है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई, वैल्यू लगा दो। सबसे पहले काम क्या है, वैल्यू लगा दो। वैल्यू बताओ कितनी है, तो 2 tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, बटे बताओ क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी कि 1, और प्लस में tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। अब यहां से बताओ भाई, ये हो जाएगा 2/√3, पूरे बटे में बताओ, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 तो एलसीएम आ गया, 3 का पहुंचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस में 1 यानी कि 4। इसको पलट दो तो ये हो जाएगा भाई 2/√3, ऊपर पहुंचेगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। 3 से ये कटेगा, √3 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब मुझे बताओ √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 इसमें से देखो किसका मान होगा, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहीं पर अंतर आ गया वैसे तो। ठीक है, और बाकी की देख लो, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, sin 30 का मान 1/2। तो इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है भाई। अगला देखो, sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। अब जरा देखो भाई, बात समझ लो यहाँ से क्या, कि अगर हमें इस प्रकार का कोई सवाल करना हो तो हम तुरंत क्या करेंगे, ऑप्शन में से जो भी वैल्यू दे रखी उनको यहाँ पर लगाकर देख लो। तो मैंने सबसे पहले 0 लगाकर देखा भाई, तो यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो sin 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 sin 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब यहाँ पर भी 0, 2 की गुणा 0 करेंगे, 0 0 बराबर किसके आ गया, 0 के। यानी कि ये केवल बराबर तब होगा जब इस एंगल ए का मान किसका हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगला देखो भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा, जब थीटा की बात करिए 0 से 90, तो जब भी हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं अगर, तो 10th क्लास में जो भी एंगल हमें पढ़ाए जाते हैं वो 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़ाए जाते हैं, है ना। इससे ऊपर की बात हम कब करते हैं, जब आगे पढ़ जाते हैं 11th और 12th में। तो फिलहाल हमें ये देखना है भाई 0 से 90 के बीच में, यानी कि हमें जो पढ़ रहे हैं उसी के बारे में हमसे बात की जा रही है। साइन और कॉस कब बराबर होते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कब बराबर होती है बताओ। तो अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो 45 डिग्री पर दोनों के मान बराबर होते हैं, 1/√2 और 1/√2, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, यहाँ से बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 को देखो भाई ध्यान से, क्या 32 में जो प्रश्न है उसको हम जब करेंगे सॉल्व, तो देखो बड़ा आसान प्रश्न ये हो जाएगा कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है, अगर मैं कॉस थीटा को दूसरी साइड में ले जाऊं तो बताओ क्या बचेगा, तो ये बचेगा साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। और अभी अभी हमने देखा कि अगर साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं तो वो केवल केवल किस पर होते हैं, 45 डिग्री पर। यानी कि यहाँ पर हो ना हो थीटा का जो मान होगा वो कितना है भाई, 45 डिग्री है। अब अगर हमें थीटा का मान मिल गया, अब हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, हम थीटा की जगह भाई यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो हमने क्या करा भाई, साइन की जगह साइन रख दिया, थीटा की जगह कितना 45 डिग्री, और घात कितनी चल रही है 4, तो ये हो जाएगा भाई साइन की घात 4 और साथ में 45 डिग्री प्लस
कॉस की घात 4 और साथ में भाई 45 डिग्री, और कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2। तो घात कितनी हो गई 4, प्लस में यहाँ पर भी √2 और घात कितनी होगी भाई 4। ठीक है, अब देखो घात 4 मिल रही है, इसका मतलब क्या है भाई, 1 की गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और √2 की गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो देखो √2 की गुणा 2 बार करो तो 2 मिलेगा, 4 बार करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई, ये क्या मिलेगा हमें 1/4 और प्लस में 1/4, ये हो गया। इसका एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया 1/2। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही आ गया, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही हो गया 1/2 आंसर हमको मिल गया। अगला प्रश्न है tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब देखो ध्यान से एक बात सुन लो, क्या कि ये जो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो असल में आपकी जो एनसीईआरटी ने बुक में से, नई वाली बुक में से हटा दी है, लेकिन क्योंकि पेपर में ये 2024 में ये दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं तो हम इसको करेंगे। करेंगे मतलब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसकी ट्रिक समझेंगे कि जिससे कि जब भी ये पेपर में प्रश्न आए तो हम इसको आराम से कर पाए। तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि tan 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 88 डिग्री और 89 डिग्री। अब क्या करो कि पहले और आखिरी को जोड़कर देखो कितना भाई, 1 और 89 कितने हो गए 90 डिग्री, 2 और 88 कितने होंगे 90, यहाँ पर 87 होगा तो 3 87 3 90। जब भी इनका योगफल कितना आ जाए भाई, यहाँ पर योगफल जो आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो अगर इन दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है, कौन कौन से, पहले और आखिरी का, तो इस तरह से जब भी गुणा में लिखे होंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। कितना होगा भाई, इसका आंसर हमेशा 1 होगा, तो हम इसका आंसर अपने आप लगा देंगे कितना 1। ठीक है, इसी तरह का भाई देखो अगला प्रश्न है, मैंने ये दोनों प्रश्न इसमें रखे हैं क्योंकि ये प्रश्न अपने पेपर में आ जाए तो हम इसको हल कर पाए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में तो ये है नहीं, हमने पढ़े भी नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अगला, साइन 27 और बटे में cos 63। तो अब हमें एक बात याद रखना है कि अगर ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, ऊपर साइन और नीचे कॉस, ऊपर टेन और नीचे कॉट, या फिर ऊपर सेक और नीचे कॉसेक, अब ये दोनों आपस में अगर इंटरचेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन और कॉस हो, टेन और कॉट हो, सेक और कॉसेक हो, और इनके जो एंगल दे रखे हैं इन दोनों का जो योगफल हो वो 90 डिग्री हो, ऊपर और नीचे अगर इस तरह से लिखे हुए हैं तो इसका मान भी हमेशा हम क्या लिखते हैं 1 आता है। कितना आता है भाई, इसका मान 1 आता है। तो ये चीजें हमको याद रखनी है कि अगर पहले और लास्ट टेन दे रखा है या कॉट दे रखा है, पहले और लास्ट का जो योगफल है वो एंगल का कितना है 90 डिग्री है, तो पूरे का मान कितना होता है 1 होता है। और अगर इस तरह से लिखे हैं साइन और कॉस है, टेन और कॉट है, सेक और कोसेक है, तो और एंगल का योगफल 90 डिग्री है तो उसका भी मान कितना आता है 1। ठीक है भाई, ये बात हमको याद रखनी है। चलिए भाई अगला प्रश्न करते हैं, नंबर 35वां प्रश्न। जो 35वां प्रश्न है वो हमारा 9th चैप्टर से है ना। इसमें क्या देखा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है भाई, देखो जरा, तो मैं एक मीनार बना लेता हूँ, देखो छोटी सी, यहाँ पर ये मीनार बन गई और ये सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर क्या होगी छाया। मैंने क्या करा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना मान लिया, थीटा मान लिया। अब देखो मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो मैंने यहाँ पर देखा भाई ये ऊंचाई जो है 20 मीटर है। ठीक है, और इसकी बनने वाली छाया की लंबाई ये होगी और ये कितनी है 20√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है ये लंब है और ये आधार है, और अगर लंब और आधार हमें दे रखे हैं तो तुरंत हम किसको पकड़ लेंगे, टेन को। एंगल कौन सा लगाएंगे, थीटा, बराबर कितना हो जाएगा बताओ 20 और बटे में लंब बटे आधार यानी कि 20√3। 20 से 20 कट गए, ये आंसर आ गया 1 बटे में √3। अब टेन में 1 बटे √3 किसकी वैल्यू होती है, तो टेन में 1 बटे √3 किसकी वैल्यू होती है भाई 30 डिग्री की। तो इसका मतलब जो थीटा है उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यह ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यानी कि हमसे बात करी जा रही है कि भाई वृत्त, कोई ये वृत्त है और इस पर स्थित कोई एक बिंदु है, तो इससे हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो भाई देखो हमेशा याद रखना कि वृत्त पर किसी भी बिंदु से केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, एक। अब जैसे ही मैं दूसरी स्पर्श रेखा खींचूंगा वो कहीं ना कहीं वृत्त को अंदर से काटती हुई जाएगी, यानी कि जरा देख लो, अगर मैं यहाँ पर खींचूंगा तो ये वृत्त को अंदर से काट के जा रही है। तो किसी भी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देख लो ये दोनों जो प्रश्न है वो पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूं, तो इसको ध्यान रखना भाई, है ना। जरा देखिए यहाँ पर जो है वो क्या लिखा हुआ है कि वृत्त बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु हमने कोई ले लिया यहाँ पर, मान लो ये।
अब यहाँ से मैं वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, तो एक तो ये खींचेगी और एक ये खींचेगी। इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा जाएगी, नहीं जाएगी, अंदर से होकर ही जाएगी अगर कोई और खींचेंगे तो। इसका मतलब बाह्य बिंदु से केवल और केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, स्पर्श रेखाएं 2 खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ना भाई, नंबर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर याद रखना हम अपने वृत्त वाले चैप्टर पहुंच गए हैं, और आप अगर पीछे से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो भाई इसको पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि हम केवल 50 क्वेश्चन लगभग कराने जा रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपको कहीं ना कहीं 20 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में रखे हुए मिल जाएंगे, ये गारंटी है ना। तो जरा देखो भाई ध्यान से चित्र में, और हो सकता है भाई गारंटी का मतलब ये नहीं आप कह दो अरे ये तो आया ही नहीं, हो सकता है उनका डिजिट वो चेंज कर दें, लेकिन आपको इन्हीं पैटर्न पर ही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ठीक है, जरा देखिए भाई चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो हमसे कह रहे हैं कि एंगल क्यू पी आर 40 डिग्री है, तो भाई पूछा गया है कि एंगल क्यू ओ आर का मान क्या होगा। अब देखो याद रखना, एंगल पी क्यू पी आर ये वाला एंगल है, और एंगल क्यू ओ आर ये वाला एंगल है, हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है। तो ध्यान रखना कि हमने एक प्रमेय भी पढ़ी होगी, जो हमने ये चैप्टर पढ़ा होगा, कि जो केंद्र पर ये कोण बन रहा है और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण है, ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। क्यों होते हैं संपूरक, जरा ध्यान से देखो, ये कोण तो कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये वाला कोण कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये भी कितनी डिग्री होगा, 90 डिग्री, और ये एक चतुर्भुज बनना है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल 360, ये 180 हो गया, तो ये भी कितने होंगे, 180। संपूरक मतलब ये होता है इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180। यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 के लिए मैं यहाँ पर आराम से लिख सकता हूँ क्या, कि एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल क्यू ओ आर, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। और एंगल क्यू पी आर की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री है, तो एंगल क्यू ओ आर की जो हमें वैल्यू निकालनी है 180, 40 उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर बराबर 180 माइनस 40, भाई 40 घटा दो, 10 में से 6 गए, कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अब कितने रह गए, 7, 7 में से 4 गए, 3 बच गए, और ये 1 रह गया, यानी कि 134 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो हम आसानी से अपने नंबर सी को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। हमारा कितना आ गया आंसर, 134 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए भाई, कि 39वां प्रश्न जो है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि ये हमें दे रखा है। अब जरा बात सुन लो भाई, क्या हम यहाँ पर इसको चित्र को बना लेते हैं, तभी हमें प्रश्न हम समझ पाएंगे आसानी से। क्या कि देखो हमें पता है कि एक O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है, तो हमने यहाँ पर O केंद्र वाला एक यहाँ पर क्या बना लिया, वृत्त बना, जिसका केंद्र कितना है, O है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, और O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि कोई बिंदु एक हमें Q दे रखा है, जहां से हमें स्पर्श रेखा दे रखी है। ठीक है, तो हम एक यहाँ पर कोई बिंदु Q मान लेते हैं, यहाँ से हमको एक स्पर्श रेखा दे रखी है, ये हमने मान ली स्पर्श रेखा है, ये बिंदु कौन सा है, Q है, ये वाला बिंदु कौन सा भाई, O है। और देखो हमसे कह रहे हैं कि O और Q को आपस में जब मिलाया गया है, तो ये दूरी, ये जो रेखा है OQ बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी मिल गई भाई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बिंदु वृत्त के बिंदु P पर, तो वृत्त पर जो बिंदु है वो कौन सा है, P है, और अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूंगा तो ये P होगी। ठीक है भाई, हमें असल में वैल्यू किसकी बतानी है, पी क्यू की दूरी बतानी है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या, यही तो त्रिज्या होगी, पी ओ कितनी हो गई भाई, 5 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। और अभी अभी हमने ऊपर देखा था भाई, कहां पर देखा था, यहाँ पर, कि ये वाला जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हमें पी क्यू की दूरी बतानी है, तो इसका मतलब जरा देखना, ये 90 डिग्री है, ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, सामने अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वो दूरी, भाई बताओ, पी ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा देखो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है पी क्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब जरा देखो, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला कर्ण होगा, यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लग जाएगी। कर्ण कौन सा होगा भाई, कर्ण होगा इसका ओ क्यू, तो ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो असल में बराबर होगा किसके, ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। अब देख लो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ पी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। असल में हमें पी क्यू का स्क्वायर ही निकालना है। हम यहाँ से क्या करेंगे कि 12 का स्क्वायर 144, पी क्यू का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो पी क्यू स्क्वायर के लिए 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर इधर चला जाएगा, यानी कि माइनस के 25। ठीक है, इनको घटा दो, तो यहाँ पर जरा देखो, 14 में से 5 गए, कितने बच गए, 9 बच गए, यहाँ पर कितना रह गया, 3, 3 में से 2 गए, 1 बचा, और यहाँ पर रह गया 1, 119 आ गया, क्योंकि हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ से क्या लग जाएगा भाई,
अंडर रूट लग जाएगा, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, अंडर रूट में 119। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ तक हमने कितने कौन से चैप्टर कर लिए, ये व्रत वाला चैप्टर, यानी कि हम अपने चैप्टर नंबर 10 तक यहाँ पर अपने कंप्लीट कर चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्न। अब देखो कुछ ही रह गए, उनको अभी अभी जल्दी से हम और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो हमारा 40वां प्रश्न है वो है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। अब देखो जब बात आ जाए किसकी, घड़ी की, है ना, तो देखो घड़ी वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें जो मिनट की सुई की बात हो रही हो या घंटे की सुई की बात हो रही हो, जिस भी सुई की बात होगी उसकी जो लंबाई होगी वो उस वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या। देखो जो घड़ी है वो असल में चाहे चौकोर घड़ी हो, चाहे त्रिकोणी घड़ी हो, चाहे गोल घड़ी हो, वो हमेशा क्या होगा, जो घड़ी की सुई घूमेगी उसकी लंबाई बढ़ेगी तो है नहीं, वो जो लंबाई है एक केंद्र से चल रही है सुई, बीच में एक छेद होता है जहां पर ये लगी होती है सुइयां, तो वहां से जब टिक टिक करती है एक पूरा चक्कर बनाती है, तो क्या बनाती है, एक वृत्त बना लेती है। पूरे चक्कर कोई भी सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, चाहे घंटे की सुई हो, जब उस चक्कर को पूरा करेगी तो एक पूरा क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो जिस भी सुई की बात होगी उसकी लंबाई ही हमारी वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर बात सुनना, क्या जो हमारा सवाल नंबर 40 है उसमें जरा देखो क्या भाई, कि एक घड़ी है उसकी मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई भाई, आर हो गई। ठीक है, तो हमसे कहना है कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जरा देखो कि भाई मान लो मैं यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर एक घड़ी बना दे रहा हूँ, यहाँ से मिनट की सुई, 5 मिनट की बात है, देखो यहाँ पर मैं लिख दिया 12 और यहाँ पर लिख दिया 1, है ना। अब जो मिनट की सुई थी वो यहाँ पर थी, अब यहाँ से घूम कर वो कहाँ पर आ गई भाई, यहाँ पर आ गई। जब यहाँ पर आ गई तो एक क्या बन गया, ये त्रिज्यखंड बन गया, और इस त्रिज्यखंड का ही हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटे में 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए आर एन की, त्रिज्या तो वो तो आर ही दे रखी है, हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, थीटा की वैल्यू चाहिए, ये कि जो कोण है जो बीच में इन दोनों 5 मिनट में जो कोण बना वो सुई ने कितना कोण बनाया, हमें इस कोण को ज्ञात करना है। तो जरा बताओ जो मिनट की सुई होती है वो पूरे एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो जो मिनट की सुई होती है वो पूरे एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, 360। अब मिनट की सुई जो पूरा चक्कर करती है उसमें कितनी दूरी चलती है, यानी कितने समय उसमें खर्च होता है, तो उसमें होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में तो भाई कितना कोण बना रही है वो, 60 मिनट बना रही है भाई 360। हमें कितने मिनट का चाहिए, हमें चाहिए 5 मिनट का। तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट का निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360 में भाग कर देंगे किसका, 60 का, और गुणा कर देंगे 5 से। 6 ये 0 से 0 कटेगा, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, कुल मिलाकर कितनी डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू लगा दे रहे हैं, तो जब वैल्यू लगाओगे तो देखो भाई यहाँ से क्या होगा, 30 डिग्री बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, देखो 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा कितनी बार, 12 बार, 12 3 36, यानी कि आंसर क्या आया, 1/12 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये आंसर कहीं मैच कर रहा है भाई, तो बिल्कुल कर रहा है, देखो ये आ गया पाई आर स्क्वायर बटे में 12, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 40वें क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही कि हम अपने 51 सगुन के 51 जो बहुविकल्पी हैं उनकी सीरीज ये हमारी चल रही है, तो 40वें प्रश्न पर पहुंच गए, अब 41वां प्रश्न अपना कर रहे हैं। ठीक है, और पीछे वाले प्रश्नों को अब जो समझ में नहीं आ रहे हो तो उनको भी दोबारा तुम देख लेना। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना, जिससे कि पेपर में जो उनके 20 नंबर हैं वो पूरे पूरे आ जाए। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न 41वां प्रश्न क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप क्या होगी। तो हमें क्या करना है भाई, देखो हमें एक कोण दे रखा है, हमें उसकी त्रिज्या दे रखी है। देखो त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री के संगत चाप की लंबाई, अब देखो अगर मैं इसी चित्र से यहाँ पर देख लूं तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई बतानी है। ये जो चाप की लंबाई होती है, यानी कौन सी वाली, ये वाली, ये जो है वो चाप की लंबाई हमें बतानी है। अब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं भाई, 41वां। तो देखो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 और गुणा में कितने 2 पाई आर, ये होता है भाई। ठीक, अब देखो थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितना है 30 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो 30 डिग्री अभी भी हम लगाए थे भाई, तो क्या है बताओ, 30 डिग्री लगाने पर यहाँ पर 30 डिग्री लगाओ फिर से कट जाएंगे, तो ये आएगा 1/12, ये तो भाई आ जाएगा 1/12, साथ में बताओ क्या है 2 पाई आर। तो देखो दो तो ऐसे क्यों, पाई में आंसर आया तो पाई की वैल्यू हमें लगानी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएंगे भाई गुणा में कितने 2,
साथ में पाई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और साथ में कितने है भाई, आर की वैल्यू कितनी है 6, ये आ जाएंगे भाई 6। तो देखो 6 दूनी 12 कट गए भाई पूरे पूरे। तो बताओ क्या आ गया, आंसर आ गया पाई, केवल पाई तो बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाई सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा भी आपको। अगला प्रश्न, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। तो हमसे कह रहे हैं उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई, हमने अपने ये त्रिज्यखंड वाली जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सीखी है ना। अब उसके बाद हमारा अगला आ गया, अगला कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, यानी कि हमारा कौन सा चैप्टर आ गया भाई, ये 11वां था, ये 12वें चैप्टर के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने सवालों में अंत की ओर चल रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों के। ये हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि आयतनों का अनुपात हमें दे रखा है। अब जरा बताओ भाई, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं देखो शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि जो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर जो गोले हैं वो कितने हैं, दो हैं। अब दो गोले हैं तो हमें दोनों गोलों की त्रिज्याएं पता होनी चाहिए। त्रिज्या हमें नहीं ज्ञात है तो हम क्या करेंगे, एक की त्रिज्या r1 मान लेंगे और दूसरे की r2। अब जरा बताओ, तो जब r2 और r1 मान रहे हैं तो यहाँ पर बताओ भाई पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, बटे बताओ बेटा दूसरे गोले का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 का क्यूब। बताओ कितनी वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है 64/27। तो बराबर हम लिख दे रहे हैं कितना, 64 और बटे में 27। अब जरा बताओ भाई, देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r1 का क्यूब और r2 का क्यूब। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से r1 बटे में r2 का होल क्यूब। सही है, ठीक है भाई। अब देखो 64 को क्या लिख दें, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे भाई 4/3 का होल क्यूब। ठीक है, चलो अब हमें कुल मिलाकर अगर हमें तुलना करेंगे हम यहाँ पर, तो r1 बटे में r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि r1 बटे में r2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको याद रखना है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, कुल मिलाकर हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का होता है भाई 4 पाई r स्क्वायर। अब पहला है तो r1 और 4 पाई r और दूसरा है तो r2 का स्क्वायर। देखो 4 पाई से क्या कट जाएगा भाई, 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से भाई r1 बटे में r2 का स्क्वायर है भाई, r1 बटे में r2 का स्क्वायर पूरे पे लगा दो, और r1 बटे में r2 की वैल्यू कितनी है 4/3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16 और बटे में 9। तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई 16:9। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। अब जरा एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है भाई, कि अगर कभी भी गोले के आयतन का अनुपात दे रखा हो, क्योंकि प्रश्न यहां से आपसे त्रिज्या का अनुपात भी पूछ सकता था, है ना। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर गोलों के आयतन का अनुपात दे रखा हो, तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें वहां पर त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो अनुपात दे रखा हो घन का, जो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा हो उसका क्या कर देंगे, रूट क्यूब कर देंगे, है ना, क्यूब रूट कर देंगे। अब क्यूब रूट करेंगे मतलब क्या, घनमूल निकालेंगे। तो 64 का घनमूल 4, 27 का घनमूल 3, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। और अगर एक बार त्रिज्याओं का अनुपात हम निकाल लिया तो अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या होगा बेटा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16:9। तो अब याद रखना है, हमें इतना सॉल्व नहीं करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, याद रखेंगे बात की कि अगर गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए जो आयतन का अनुपात है उसका घनमूल कर दो। ठीक है, यहाँ कुछ और भी हो सकता था लेकिन घनमूल के रूप में ही होगा, 125 हो सकता था, है ना। तो हमें ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, तो आयतनों का अगर आयतनों का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो उसका क्या कर दो, घनमूल कर दो। और त्रिज्याओं का अनुपात जब निकल रहा है, अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछा है तो उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, इस तरह से हम इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलो अगला भाई देखो 43 नंबर, क्या, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है, ये भाई क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हमसे कह रहे हैं कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी लिखा था, क्या होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं सवाल नंबर कौन सा भाई, 43। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, हमसे उसकी त्रिज्या पूछी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जरा बताओ क्या लिख लें हम इसका क्षेत्रफल। तो भाई क्षेत्रफल निकलने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं भाई, 7 दूनी 14। ठीक है, अब ऊपर वाला प्लस होगा, 7 दूनी 14, 14 4 कितने हो जाएंगे 18। तो 18 के 8 हासिल 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 36 के 6 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 बताओ कितने हो गए भाई 31। तो ये हो जाएगा ये, और बटे में कितने आ गए बताओ 7 आ गए। ठीक है, अब यहां से देखना
कि भाई देखो 4 पाई, अब देखो यहाँ से 4 की मतलब कितना 4 ही है, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, है ना, और आर स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर रहेगा। अब मैं यहाँ पर अब उल्टा यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ, क्योंकि अब हमें काटने में आसानी हो जाएगी। तो देखो 7 से तो क्या कट जा रहा है भाई, 7 कट जाएंगे, ठीक है। चलो अब 4 से इसको काटते हैं, तो 4 से जब काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 3 बार गया 36 हो गए, 3 बच गए यानी कि 36 हो गए, 4 निम 36 और यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है भाई, ये पूरे पूरे कट गए। अब यहाँ पर 4 से कट गए, अब क्या रह गया 22 रह गया, 22 से काट दें, तो देखो 22 से जब हम काटेंगे तो 22 चौक 88, तो एक काम करें 11 से काट देते हैं पहले, है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे भाई, 11 से काटो तो देखो 11 दूनी 22, यहाँ पर काटो 11 से तो ये हो जाएंगे भाई 11 सत्ते 77, 2 बच गए, 11 दूनी 22, ये तो बचे भाई, ठीक है। और 2 से जब काटेंगे इसको तो 2 से 36 दूनी 72, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 36, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ गया भाई 36। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो आर का मान कितना आएगा 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है भाई। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां पर इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो कैलकुलेशन करनी थी केवल, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कैलकुलेशन करने में, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब देखो ध्यान से सुन लेना, केंद्रीय प्रवृत्ति की हमारी 3 मापें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो हमारी 3 माप होती है माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये हमारी क्या है सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती हैं। अब याद रखना ये वाला प्रश्न पहले हमारे कई बार आ चुका है पेपर में, अभी 2025 में नहीं आया था लेकिन 24 में आया था, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछ ले कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसका मतलब हम माध्य को नहीं छुएंगे, बहुलक को नहीं छुएंगे और माध्यिका को, ये तीनों ही क्या है हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अब आप कैसे याद रखोगे, तो आपने 10th तक केवल यही तो 3 चीजें पढ़ी है, कौन कौन सी, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो जो आपने पढ़ा है वही हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो चौथी जो भी ऑप्शन चौथा दे रखा है वही हमारा सही हो जाएगा, यानी मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है भाई। अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि आंकड़े हमें दे रखे हैं 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19, 17 और इसमें हमसे पूछा बहुलक क्या होगा। अब देखो हमें पुरानी बात याद आ रही होगी, 7th और 8th क्लास में हमने बहुलक सीखे थे। बहुलक क्या होता था भाई बताओ, बहुलक होता था कि ऐसा, अगर हमें केवल आंकड़े दे रखे हो तो बहुलक कैसे निकालते थे कि भाई एक ऐसा अंक जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो, वही क्या कहलाता है भाई बहुलक कहलाता है ना। ये तो करना, तो हमें देखना है सबसे ज्यादा बार कैसी जा रही है, तो हमें दिख रहा है भाई देखो 19 यहाँ पर देखो एक बार आ गया, ये 2 बार आ गया और ये 3 बार आ गया, ठीक है भाई 19 हो गया। अभी तो 17 देखते हैं भाई, 17 बताओ कितनी बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है 17 और यहाँ पर ये 2 बार आ गया, तो इसका मतलब 19 3 बार है, तो सीधी सीधी बात हो गई कि 19 जो है वो इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, है ना। और याद रखना जब यही चीज सारणी के रूप में आ जाती है तो हम बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं, जो जिस प्रकार के हमने फॉर्मूले अपने उसमें कर रखे हैं। दूसरी बात समझो भाई कि माध्य का एक अभी सवाल और रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे आगे के मैंने माध्य वाले सवाल इस प्रकार के नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि माध्य तो आप सभी लोग जानते हैं, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर केवल आंकड़े दे रखे होते तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि आंकड़ों का योगफल बटे में आंकड़ों की संख्या, तो वो आपको याद रखना है। अगर उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है भाई। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न है इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है हमसे पेपर में, है ना, और इस प्रकार के हमें माध्य की वैल्यू दे रखी होगी, माध्यिका की दे रखी होगी, बहुलक पूछ लेंगे। ये तो प्रश्न हमेशा 1 नंबर का आता ही आता है हर बार, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है भाई। तो इसको देखते हैं, नंबर कौन सा भाई 46। तो देखो सबसे पहले इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है भाई कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मैंने तो भाई इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताई है, क्या बताइए भाई ट्रिक, कि जो बहुलक है अगर हमें उसको निकालना है तो देखो माध्यिका में कितने अक्षर आ रहे हैं, अगर मैं दा को छोड़ दूं तो 3 ही तो आ रहे हैं, यानी कि अब देखो सीधी सी बात समझो कि बड़े अंक में से ही तो छोटा अंक घटाओगे, तो इधर देखो 3 लिखा है, इधर 2 लिखा है, 3 में से 2 घटेंगे। इधर देखो बड़ा शब्द लिखा है, माध्यिका बड़ा शब्द है और माध्य छोटा शब्द है, तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं कि 3 3 और उधर 2, 3 माइनस 2, बड़े में से छोटा घटाएंगे। और दूसरी चीज ऐसी, माध्यिका एक बड़ा शब्द है, माध्य छोटा शब्द है, तो माध्यिका में से माध्य को घटाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं, तो हमें क्योंकि इसमें दे रखा है 46वें प्रश्न में कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा माध्यिका 24 है तो हमें बहुलक निकालना होगा। तो बहुलक निकालते हैं भाई, तो माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 और माध्यिका की वैल्यू 24, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम फिट कर देते हैं भाई इसको। तो जरा बताओ क्या आएगा, तो 3 गुणा में माध्यिका की वैल्यू भाई कितनी है 24 माइनस माध्य की वैल्यू कितनी है 15, तो 2 गुणा में 15, ठीक है भाई। अब जरा बताओ 24 3 कितने होते हैं 72, है ना, 3 चौक 12, 3 और एक साथ, और 15 दूनी 30, और 72 में से अगर 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 42 बचेंगे, 42 बचेंगे।
तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 42 आ गया। 42 आ गया तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, डी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या कि ये वाला जो प्रश्न है इसका फॉर्मूला भी कभी कभी हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है भाई। चलो अगला 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न है कि यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटित होती है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है। तो देखो, अगर कोई घटना निश्चित रूप से घट रही है तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। क्या होती है भाई, उसकी प्रायिकता एक होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक होगा, ठीक है। और अगर हमसे यहाँ पर इसके अपोजिट दूसरा सवाल पूछ लिया सकता है, क्या कि कोई घटना अगर अनिश्चित रूप से यानी कि असंभव घटना है, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है भाई। तो ये हमें याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है। चलो भाई अगला प्रश्न देखो क्या है, 48वां, कि यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई बराबर क्या दे रखा है, पी दे रखा है, तो हमसे कह रहे हैं कि उसकी पूरा घटना पी ई पर बार या फिर उसको बोलते हैं पीई नॉट बोलते हैं या पीई नहीं बोलते हैं, की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो देखो एक बात हमें याद रखनी है, फॉर्मूला कौन सा भाई, फॉर्मूला प्रायिकता का फॉर्मूला एक हमें क्या याद रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है कि पीई प्लस पीई नॉट ये मिलकर बराबर क्या होते हैं, एक। यानी कि सभी प्रायिकताओं को, हमसे ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सभी प्रायिकताओं को, सभी घटना, किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, हमेशा एक होता है ना। तो यहाँ पर यही बात हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। अब देखो पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है, कहाँ गई, ये दे रखी है पी। तो इस पीई की जगह क्या लगा सकते हैं, हम केवल पी लगा सकते हैं। प्लस में क्या जाएगा, पीई और नॉट बराबर में एक। अब जरा बताओ यहाँ से क्या होगा, पी इधर आ जाएगा तो ये आंसर क्या आएगा, पीई नॉट का, इसका भी आंसर आ जाएगा 1 माइनस पी। तो भाई यहाँ पर याद रखना है हमें इसको कि 1 माइनस पी। और कभी कभी हमसे भाई ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, सी। और कभी कभी प्रश्न में हमसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर क्या होगा, एक होगा। या फिर हमसे पूछ ले कि पीई बराबर क्या होगा, तो ये आएगा 1 माइनस पीई नॉट, ठीक है भाई। तो ये सभी बातें हमको इसमें याद रखनी है। अब अगला प्रश्न आ जाता है 49वां, कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो हमेशा याद रखना, आपसे प्रश्न में इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि हमें एक चीज याद रखनी है कि जो भी हमारी प्रायिकता होती है वो हमेशा हमेशा जीरो के बराबर हो सकती है, जीरो से बड़ी होगी, और एक से बराबर होगी या एक से छोटी होगी। सही है भाई, यानी कि जीरो से हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी, या एक के बराबर होगी या एक से छोटी होगी। यानी कि प्रायिकता हमेशा जीरो से एक के बीच में ही होती है। जीरो भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, उसके बीच में कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर तुम्हें ऑप्शन में 2 दिख जाए तो वो प्रायिकता नहीं होगी। अगर कोई संख्या माइनस की दिख जाए तो वो प्रायिकता नहीं होगी, है ना। दशमलव वाली संख्या प्रायिकता हो सकती है, लेकिन उसमें भी एक दशमलव नहीं होना चाहिए, यानी एक से बड़ी भी कोई भी वैल्यू प्रायिकता नहीं होगी। तो बताओ क्या दे रहे हैं भाई इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता कौन सी नहीं हो सकती। तो देखो 1/3 एक से छोटा है, 2/3 एक से छोटा है, -1 ये हमारा जीरो से छोटा हो गया, और जीरो से छोटी कोई वैल्यू होगी नहीं प्रायिकता में। तो इसका मतलब ये कभी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है भाई, ये हमें याद रखना है। और दूसरी चीज हमें इसमें और क्या याद रखनी है कि भाई कि जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ये भी हमसे पूछ लेते हैं। मैंने इस तरह के प्रश्न लिए हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये सभी तो आपको पता ही होंगे। एक सिक्के को उछालते हैं तो वो उसमें 2 परिणाम आ सकते हैं, हेड और टेल। तो अगर हेड के परिणाम पूछे जाएंगे तो वो भी 1/2 होगा, और टेल का पूछा जाएगा तो वो भी 1/2 होगा। हमें पासे के बारे में पता होगा कि पासा जो हम उछालते हैं तो उसमें हमारे कितने परिणाम आते हैं, कुल 6 परिणाम आते हैं। अगर एक बार उछालते हैं तो 6 परिणाम आते हैं, और 2 बार उछालते हैं तो 36 परिणाम आते हैं, ठीक है भाई। और इसी प्रकार से ताश के पत्तों के बारे में जानकारी होगी। उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि फिर हमें पूरी चीज समझानी पड़ती है, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको पहले से पता होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने सवाल करे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात आ रही थी, तो देखो अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, है ना। मैं यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप ईयर। और देखो लीप ईयर का मतलब क्या होता है भाई, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। और लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब होता है कि उसमें कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे भाई, 366। साल में नॉर्मल हमारी साल जो होती है उसमें कितने दिन होते हैं, 365। लेकिन जो लीप ईयर आता है उसमें कितने होते हैं, 366। अब लीप ईयर होता कौन सा है, तो देखो अगर यहां पर अधिवर्ष आपसे कह दिया, लीप ईयर कह दिया, हो सकता है ना कहे, वो आपको कोई सी सन दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे। तो ऐसी सन जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2020 है वो 4 से डिवाइड हो रही है, 2024 है 4 से डिवाइड हो रही है, पूरी जो सन 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी वो हमारी कौन सी वर्ष होगी, अधिवर्ष होगी, है ना, लीप ईयर कहलाती है। उसी में क्या होता है भाई, फरवरी में 28 दिन होते हैं, वैसे उसी वर्ष में कितने हो जाते हैं, 29 दिन हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो हमें याद रखना है। तो हमसे कह रहे हैं कि अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। तो जरा ध्यान से समझना कि
लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं। अब हमें इसे सप्ते में बांटना है, तो टोटल कितने सप्ते बनेंगे भाई इसमें? तो देखो 366 को अगर मैं भाग करूंगा किससे? 7 से भाग कर दूं भाई। 7 से भाग कर दो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 से भाग कर रहे हैं। तो बताओ 7 से काटो, 7 पंजे 35, ये बचे पे 35, एक बच गया, 16 हो गए, और 16 हो गए तो 7 दूनी 14, 52 हो गए। अब देखो 14 तो कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं, यानी कि 52 तो क्या हो गए भाई? हफ्ते हो गए। 52 क्या हो गए? इसके हफ्ते हो गए, 52 हफ्ते हो गए, प्लस में 2 दिन हो गए। तो देखो यानी कि हमारे इसमें 52 हफ्ते हो गए और 2 दिन हो गए। हमसे कह रहे हैं कि 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो 52 सोमवार तो होंगे होंगे, जब 52 हफ्ते हो रहे हैं तो 52 तो सोमवार होंगे होंगे। अब ये 2 एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं। अब 2 एक्स्ट्रा दिन कैसे-कैसे हो सकते हैं भाई? इनको देख लो जरा। 2 एक्स्ट्रा दिन हमारे कैसे-कैसे हो सकते हैं? तो हो सकता है कि वो जो है सोमवार हो और मंगलवार हो, ठीक है? या फिर हो सकता है मंगलवार हो और बुधवार हो। ये 2 दिन ऐसे तो हो सकते हैं भाई, 2 दिन की जोड़ी ऐसे ही बनेंगे। या फिर हो सकता है भाई क्या, कि मंगलवार हो, बुधवार हो, या फिर बुधवार हो और बृहस्पतिवार हो। यहाँ पर हो सकता है भाई बृहस्पतिवार हो और शुक्रवार हो, या फिर शुक्रवार हो और शनिवार हो, या हो सकता है भाई शनिवार हो और रविवार हो, और एक हमारा जोड़ा बन सकता है कि रविवार हो और सोमवार हो। तो इस प्रकार से बताओ कितने जोड़े बने? 2 दिनों के ऐसे जोड़े बनेंगे कि या तो वो सोम-मंगल हो सकते हैं, मंगल-बुध हो सकते हैं, बुध-बृहस्पति हो सकते हैं, बृहस्पति-शुक्र, शुक्र-शनि, शनि-रवि और रवि-सोमवार। यहाँ पर देखो कितने जोड़े बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि हो ना हो जो 53वां रविवार बनेगा, वो हमारा इन 7 में से ही बनेगा, जो सोमवार हमारा 53वां चाहिए, इनमें से तो बनेगा। अब जरा बताओ कि जो 53 सोमवार बनेंगे, इनमें से बनेंगे। अब बताओ इनमें से सोमवार कितनी जगह आ रहा है? तो हमने देखा भाई सोमवार आ रहा है, देखो एक तो यहाँ पर सोमवार आ रहा है और एक यहाँ पर सोमवार आ रहा है। इसका मतलब सोमवार कितनी बार आया? 2 बार आया, है ना? तो हमसे कह रहे हैं कि सोमवार 2 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है? तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2, और कुल परिणाम कितने हैं इसमें से? 7। तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7। तो हमारा कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है? तो हमें याद रखना है कि 53 सोमवार पूछ लें तो उसके 53 मंगलवार हो, 53 सोमवार हो, कुछ भी हो, तो बिना हमें हिचके हमें क्या करना है? तुरंत 2/7 लिख देना है। साथ में अगर अधिवर्ष ना लिखा हो, कोई सन लिखी हो, जैसे कि हमारा अगला वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है बताओ? कि 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ। अब देखो 2020 में हुआ, इसका मतलब क्या है? हम 4 से इस 2020 को काट के देखते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि पूरे इस ये सन को हम काट पा रहे हैं। जब पूरा-पूरा भी काट पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2020 है, वो एक कैसी वर्ष है? अधिवर्ष है। अधिवर्ष है यानी कि इसमें 1 दिन ज़्यादा होगा। 1 दिन ज़्यादा का मतलब इसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। ठीक है भाई? अब आगे पढ़ते हैं कि 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो टोटल अनुकूल परिणाम कितने चाहिए हमें? 1, क्योंकि एक ही दिन तो दोनों का जन्मदिन होना चाहिए, और टोटल परिणाम कितने हैं? कुल कितने हैं परिणाम? अनुकूल परिणाम 1 चाहिए, कुल परिणाम 366 है, क्योंकि ये एक अधिवर्ष है। इसका मतलब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/366, और ये हमारा आ गया 1/366। ठीक है भाई? तो अब उम्मीद है भाई आपको कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि अपनी मैथ यानी कि 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें से हमने एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हमारे कितने 51 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की, ये हमने अपनी सीरीज यहाँ पर समाप्त कर ली है। आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद ये है कि भई इन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रश्न 20 प्रश्न यहाँ से मिल जाएँगे। ठीक है? यानी कि आपके 20 नंबर इस वीडियो से पूरे-पूरे पक्के हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो 1-2 बार और देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूँ, है ना? तो वहाँ से आप इन क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, और इनके उस पर टिक भी लगे हुए होंगे, जिससे कि आपको उनके आंसर भी पता चल जाएँगे। और इस वीडियो को भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में साझा करो, जिससे कि आपका जो फ़ायदा हो रहा है वो दूसरे का भी हो जाए। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव ही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ही 20 नंबर अगर आ गए तो आपके नंबर बढ़ने की बहुत-बहुत संभावना हो जाएगी, है ना? और हो सकता है कि इसमें से 1-2 प्रश्न आपको ना मिले, या हो सकता है कि वहाँ पर अंक बदल दिए जाएँ, लेकिन प्रश्न हमारे इसी प्रकार के ही रहेंगे। तो 20 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए हैं, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि सभी का इसमें फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। खूब बढ़िया तैयारी कीजिए, और आप सभी को पेपर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।